नमस्कार, न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में आपका हार्दिक स्वागत है। मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर आज फिर सवाल खड़े हुए हैं और सवाल इसलिए खड़े हुए हैं कि भोपाल में सबसे बड़े सरकारी अस्पताल हमीदिया में कोरोना वार्ड में 3 मरीजों की मौत सिर्फ इसलिए हो गई क्योंकि वहां बिजली गुल हो गई। बिजली गुल क्यों हुई, इसे लेकर मुख्यमंत्री जी ने जांच के आदेश दिए हैं। जांच के आदेश के बाद कलेक्टर ने डीन को नोटिस दिया है और डीन ने अधीक्षक को नोटिस दिया है। अधीक्षक ने वहाँ के जो इंजीनियर थे उनको नोटिस दिया है और जो इंजीनियर थे उन्होंने संबंधित जो बैकअप देखते हैं बिजली का उनको नोटिस दे दिया है। यानी नोटिसों का सिलसिला शुरू हो गया है, परंतु व्यवस्थाओं में सुधार की बात कोई नहीं कर रहा है। ये बात आज इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पहले भी हमीदिया अस्पताल में एक महिला मरीज का शव कुतरे जाने को लेकर बड़ी आपत्ति जताई थी और व्यवस्थाओं में सुधार की बात कही थी। प्रिंसिपल सेक्रेटरी तक को बदल दिया था, परंतु ऐसा लगता है कि ऊपर से लेकर नीचे तक सारी मशीनरी ही गड़बड़ हो गई है या वो अपने दायित्वों को समझ नहीं रहे हैं। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों का परिचय जो इस परिचर्चा में भाग लेंगे। बात बीजेपी की करें। बीजेपी से वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व विधायक हैं शैलेंद्र प्रधान जी, अपना पक्ष रखेंगे यहाँ पर। बात मैं करूँ खबर नवीस की तो वरिष्ठ पत्रकार हैं अविनाश जी, वो यहाँ अपना मत भी रखेंगे और हमें बताएंगे कि गड़बड़ क्यों हो रही है और मुख्यमंत्री के निर्देशों को लोग गंभीरता से क्यों नहीं ले रहे हैं। सबसे पहला सवाल यहाँ आपसे बनता है प्रधान जी कि ये जो हमीदिया की घटना हुई है इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, हमीदिया हॉस्पिटल में बहुत जल्दी 800 बेड और जुड़ने वाले हैं। बहुत बड़ा हॉस्पिटल होने वाला है, पर जिस लेवल का हॉस्पिटल हो रहा है उस लेवल का अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, जैसी मामूली सी बात है, बिजली जाती है तो नॉर्मली पावर बैकअप जो होता है और उसके लिए जो भी व्यवस्था करनी होती है, जनरेटर है, ऑनलाइन यूपीएस है या यूपीएस है ऑनलाइन, कोई अलग को व्यवस्था करनी है। अगर हम नहीं कर पाएंगे और जैसा कि कल की घटना में 3 व्यक्तियों की मौत हो गई, उसमें एक पूर्व पार्षद थे, तो ये स्वास्थ्य मंत्री और अल्टीमेटली कहीं ना कहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री के ऊपर भी बात आँच तो आती है। अब ये अलग बात है, ये चिट्ठियाँ, जांच, इंक्वायरी और आखिर में जो पेपर में पढ़ा मैंने कि हर दूसरे दिन 20 लीटर डीजल दिया जाता वहाँ के लिए, जनरेटर के लिए। तो वो अगर उसके एक दिन पहले डीजल पंप नहीं यानी जनरेटर नहीं चला तो वो डीजल कहाँ गया? यानी चोरी उस स्तर तक होगी तो लेवल ऑफ हॉस्पिटल और उसकी जो बदनामी होती है, मेडिकल सर्विसेज की जो बदनामी होती है, ये दुर्भाग्य। बहुत बढ़िया बात आपने कही है वाकई, और इतनी दमदारी से बहुत कम नेता ये बात कह पाते हैं। बीजेपी की ये खूबी भी है और कहीं कुछ खामी भी है तो बीजेपी उसे दुरुस्त भी करती है। या मैं अविनाश जी आपसे जानना चाहूँगा कि अभी मुख्यमंत्री जी ने बैठक ली थी और जब से वो सीएम बने हैं शिवराज जी दोबारा, तब से निरंतर कोरोना को लेकर समीक्षा बैठकें कर रहे हैं, तो क्या इस ओर अधिकारी ध्यान नहीं देते या उनकी बैठक जो रहती है वो एक औपचारिकता है? जैसा अभी उन्होंने कहा था कि कॉन्फ्रेंस को कर्म कांड ना समझें और बिना लिए दिए काम करें, तो ऐसा कुछ हो रहा है क्या? असल में इसमें क्या है कि जो मेडिकल फील्ड है और जिस वजह से लोगों की डेथ हुई है वो बहुत छोटी सी घटना, मतलब उन लोगों के लिए होगी और जिसका आदमी मर रहा है वो उसको समझ में आता है। अब आप देखिए कि 100 फीट की दूरी पे वहाँ पे पंप है, पेट्रोल पंप है। यदि मान लो चलो मेरा ये कहना है डीजल फैल गया या चोरी खत्म हो गया, जो भी हो गया, 10 मिनट के अंदर वहां से डीजल लाके भरा जा सकता था और उसमें ऑटो कट होता है। जैसे ही आप बिजली जाएगी ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा जनरेटर और उससे बिजली बनना शुरू हो जाएगी। ऐसा उसमें एडॉप्टर लगा रहता है। अब इसमें
डीजल नहीं था या डीजल के पहले क्या था और कौन इंचार्ज था, ये तो अलग बात है। जो आपने बहुत अच्छी बात बताई कि नोटिस पे नोटिस काम करने से काम नहीं होगा। यदि कोई भी व्यक्ति जिस आदमी को जो आपने काम दिया है वो अपना काम यदि कायदे से करे तो ऐसी नौबत नहीं आ सकती। और दूसरी बात जो है, आपने कहा मीटिंग में, इसमें एक और मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ। आजकल क्या हो रहा है कि जो भी बड़ा ऑफिसर है उसके यहाँ आप मिलने जाओ तो वो कह रहे साहब मीटिंग में है ना, वो मिलती नहीं है। हर आदमी मीटिंग में है। और मेरे को समझ में नहीं आया फिर ईटिंग कब कर रहा है, जब मीटिंग में लगे हैं। तो मेरा ये सोचना था सरकार को ये बताना चाहिए, इसका टाइम शेड्यूल होना चाहिए। जैसे हर जगह टाइम शेड्यूल होता है, विदेशों में भी है, बिल्कुल इंडिया में भी कई पहले इंडिया में भी था कि भाई इतने बजे से मीटिंग रहेगी, और इंडिया में है भी, अभी मध्य प्रदेश में ही खत्म हो गया है। तो मेरा इसमें आशय था कि आम जो ऑफिसर्स हैं या जो सरकार चला रहे हैं उनको ये देखना चाहिए कि कोई भी आदमी, एक आदमी केवल इस पे ही रख दें, कौन आदमी क्या कर रहा है अभी वो समझ में आ जाए, घर में सो रहा कर रहा मीटिंग में। तो मेरा ये कहना, मेरा तात्पर्य है कि आदमी यदि जिसको आपने जो काम दिया है वो केवल मुस्तैदी से अपने ही काम करे तो ऐसी नौबत आने वाले समय में नहीं आएगी। मगर इससे इन लोगों से ये सोचना चाहिए कि जिस तरह के लोग बहाना बना रहे हैं काम ना करने का, मीटिंग का या सीएम का या साहब आज जो सीएस का मीटिंग है, इसको बीच का एक समय होना चाहिए कि उसी समय मीटिंग रखें ताकि आदमी को इस टाइप का बहाना ना मिले। और ये तो मतलब नहीं, पर सीएम तो डेली मीटिंग ले रहे हैं लगभग। कोरोना की तो जिस दिन से बने हैं वो कोरोना पे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट किए हुए हैं। तो क्या भोपाल के लोग उनकी सुनते नहीं हैं, डॉक्टर्स हों या जो चिकित्सा शिक्षा का स्टाफ है, ये कोई सुनता नहीं है या अधिकारियों ने सोच लिया रहने ही दो सब कुछ? देखिए इसमें क्या हो रहा है कि किसी से भी कोई गलती होती है, सरकार क्या करती है उसको निलंबित कर देती है। यदि बर्खास्त कर दे 10 लोगों को अभी ठीक हो जाए, क्योंकि मेरा आशय ये है कि जब तक उस पर चोट नहीं होगी वो आदमी सतर्क नहीं होगा। और निलंबन का तो ये है कि वही आदमी जो अभी निलंबन हुआ है, जैसे आपसे वहां पे दूसरी जगह, तो वहां पे वो क्या करेगा, 1 महीने बाद बहाल हो जाता है। या तो उस पर प्रक्रिया हो कि भाई 6 महीने साल भर तक वो निलंबित ही रहे, वो कोर्ट चला जाएगा, वहां से निलंबन खारिज करके ज्वाइन कर लेगा। तो इसका जब तक आप किसी को इस तरह का हार्ड रूल नहीं करेंगे कि बर्खास्त हो गए 10 लोग, 10 डॉक्टर, तब वो सुधरेंगे। नहीं तो वो बहाना बनाते रहेंगे और आदमी मरते रहेंगे, जनता का बुरा हाल रहेगा और आदमी कहेगा हम मीटिंग में हैं और बिजली खर्च हो गई और वो डीजल नहीं था। ये कोई बहाना नहीं चलेगा। अब प्राइवेट सेक्टर में क्यों नहीं होता है? आप देखिए प्राइवेट स्कूल, उसके जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें ऑटो क्यों चलता है? क्योंकि उन्होंने एक आदमी को जिम्मेदारी दे रखी है, वही आदमी देखता है सवेरे शाम तक चला नहीं चला, एक बार चला के देखता है। इसी तरह से मैं बताना चाहता हूँ कि ऑटो कट बैंक में भी है, बैंक ने उसको प्राइवेट सेक्टर को दे रखा है। वो एक सवेरे से आगे मैं यहाँ ये भी जानना चाहूँगा आपसे अविनाश जी कि राजधानी हो या प्रदेश के अन्य हिस्से हों, सरकार खुद दावे करती है कि बिजली की आपूर्ति पूरे 24 घंटे हो रही है। अगर राजधानी भोपाल में ही, वो भी हमीदिया हॉस्पिटल जैसे इलाके में 1 घंटे बिजली गुल है, तो ये क्या प्रदर्शित करता है? पहले से टाइम शेड्यूल था या एकदम कट कर दी बिजली? इसमें क्या है कि वैसे तो क्या है कि आजकल ऑटो सिस्टम कर दिया, आप डायरेक्ट तो जा नहीं सकते, उनका एक वैसा वाला नंबर है, उसमें आप डायल करिए फिर वो आपसे नमस्ते करेगा, इस तरह का काम है। मगर मेरा ये कहना है कि जो हमीदिया का मामला है उसमें वो डॉक्टर पास में उनका वो है, घर भी वही है, पास में ही है। ऐसा नहीं है कि वो खुद भी जाके दौड़ के भी जाता तो भी 10 मिनट में बिजली आ सकती। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात आपने कही। मैं आपसे पूछना चाहूँगा यही सवाल प्रधान जी, ये मतलब अव्यवस्थाओं की, अब हम चूँकि पोस्टमार्टम कर रहे हैं, तो क्या ये एमपीवी वालों की जिम्मेदारी नहीं है, विद्युत मंडल की जिम्मेदारी नहीं है कि अस्पताल जैसा क्षेत्र, वहाँ 1 घंटे तक बिजली जा रही है और वो भी सूचना नहीं है पूर्व में, और अस्पताल का तो आपने हाल देख ही लिया कि डीजल जो है वो चोरी हो रहा होगा, तो उन्होंने कहा वो चोरी कर रहे हैं, ये बिजली काट रहे हैं। देखिए, इमरजेंसी सर्विसेज के लिए वैकल्पिक पावर सर्किट से ली जा सकती है। बहुत अच्छा। अगर कोई जिम्मेदार अफसर उस काम को देख रहा होता तो तत्काल दूसरे लूप से वो पावर कनेक्शन दे सकता था।
पर अगर ये नहीं दी, अब देखिए वही है ना, पूरा घान ही खराब हो गया है। मतलब कोई ने पेट्रोल चुरा लिया, किसी ने बिजली गायब कर दी, वहाँ पे बिजली वाले का उसने कोई अधिकारी नहीं होगा या अधिकारी ने इंस्ट्रक्शंस नहीं दी होंगी, तो क्या होता है, एक सर्किट से जब बिजली जाती तो SOS सर्विसेज के लिए दूसरे सर्किट से एकदम पावर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो अब वही मैंने कहा कि पूरा घान ही खराब है। बहुत बढ़िया बात आपने कही। मैं यहाँ अविनाश जी आपसे जानना चाहूँगा कि अभी आपने देखा होगा मुख्यमंत्री जी तमाम एक्शन में दिखे और उन्होंने कहा कि नहीं, जनता के मामले में कोई भी समझौता नहीं होगा हितों को लेकर। 18 बच्चों की मौत हुई, 21 के आसपास पहुंच गई। शहडोल में संख्या, नवजात बच्चे मारे गए, और किस लिए? क्योंकि वहाँ शहडोल में जो अधीक्षक थे, CMHO थे, सब अपनी लापरवाही में मस्त थे। सरकार ने, खास तौर पर स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी भी वहाँ गए, उन्होंने दौरा किया और वहाँ के CMHO और अधीक्षक को हटा दिया। जिनको भेजा है, अब आप उनको और सुन लीजिए, जिनको भेजा है उनमें से एक हैं नेत्र चिकित्सक, जिनको CMHO बनाया गया है। दूसरे हैं दंत चिकित्सक, जिनको अधीक्षक बनाया गया है। आपको क्या लगता है, ये ऐसे लोग मतलब हॉस्पिटल को और अच्छे से चला देंगे? नहीं, निग्लिजेंसी है, और इसमें जो उनके अधिकारी गण हैं उनको ये समझना चाहिए कि, और वहाँ पे मुस्तैदी होना चाहिए थी। 18 जब बच्चे मर गए थे तो वहाँ पे वो क्या था, इमरजेंसी टाइप का वर्किंग होना चाहिए, ऑफिसर विद डॉक्टर, ताकि दूसरी बार बच्चे की डेथ ना हो। और वो ये आजकल लोग इस तरह से जैसे कथा में चंदा में बांट के आ जाते हैं कि इसको निलंबित कर दिया, इसको ये कर दिया और हमारा काम खत्म हो गया। क्या है, मॉनिटरिंग वर्किंग जो है वो पहले बड़ी अच्छी होती थी। 2 मिनट में फोन करते थे, क्या हुआ क्या हुआ, तो आदमी उससे वो करता था। अब वो शहडोल संभाग है, आप देखिए शहडोल संभाग है, और वहां पे ऐसी स्थिति होना, जैसे अपने भोपाल में होना और वहां पे होना, मतलब राजधानी में छोड़ दें मगर दोनों संभाग, मगर आप देखिए उसमें वहां पे जो हमको लगता है मॉनिटरिंग की कमी रही, और इस वजह से, और किसी भी सरकार के जो सरकारी ओहदे पे लोग हैं उसके लिए निलंबन जो है वो हमको नहीं लगता कारगर साबित नहीं होता जब तक कि आप उसको बर्खास्त ना करें। बिल्कुल। मैं यहाँ प्रधान साहब आपसे पूछना चाहूँगा, आपने भी सुना होगा, अभी कुछ साल पहले की घटना है, एक महिला का शव जो है वो चूहे को उतर गए हमीदिया अस्पताल में। CM शिवराज जी बहुत नाराज़ हुए। प्रभांशु कमल उस समय चिकित्सा शिक्षा के प्रमुख सचिव हुआ करते थे, उन्होंने धड़ाधड़ उनको भी हटाया, इनको भी हटाया, बहुत से लोगों को हटा उठू के इधर पटक उधर पटक, और तेज़ी से कार्रवाई की। क्या आपको लगा कि हमीदिया वाकई अब सुधर गया है, या तब भी ऐसे ही कार्रवाई चल रही थी, अभी भी ऐसे ही चल रही है? मैं माननीय अविनाश जी की बात से सहमत हूँ कि ट्रांसफ़र इज नो पनिशमेंट। पनिशमेंट अगर प्रॉपर और मतलब इफेक्टिव नहीं हो तो अधिकारी हो या कर्मचारी हो उनमें अनुशासन नहीं आता। इसलिए किसी भी गलती के लिए अगर शव उतर गया तो आप उसके चौकीदार को सस्पेंड करोगे तो ये सजा नहीं हुई। वहाँ का जो ऑफिसर इन चार्ज है अगर उसको टर्मिनेट करो तो मुझे लगता है सिस्टम में कुछ चुस्त दुरुस्त होने की संभावना है। बहुत बढ़िया। यहाँ अविनाश जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अब अगर ये कोरोना का मामला देखें तो कांग्रेस ये कह रही है कि साहब मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो हैं वो यमराज के हवाले कर दी हैं शिवराज सरकार ने। आप क्या कहेंगे? नहीं, इसमें देखिए, इसमें अभी पार्टी और कोई भी पार्टी की बात हो, अभी आम जनता की बात है, उसमें सबको सहयोग भी करना चाहिए। और दूसरी बात ये है, इसमें कठिन से कठिन समय में मतलब जनता को के प्रति वफादारी होना चाहिए, जो भी आज की सरकार है, और उनके जो अनुयायी हैं या जो एडमिनिस्ट्रेटर देख रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन मेडिकल में खास तौर से, और उनको लापरवाही नहीं होना चाहिए। उनके लिए हम लोगों ने जैसे फूल माला पहनाई, सब चीजें की, भाई आपकी रिस्पेक्ट की जा रही है, और बाद में लाठियां भी चला दी। हाँ,
और है ना, और जो बेचारे जिन्होंने काम किया उनको लाठी भी पड़ी। तो ये सब चीजें एक समीक्षात्मक दृष्टि से पॉलिटिकल फील्ड में देखना चाहिए। और अभी जिस काल से अपन गुजर रहे हैं, जो 20 आया है और जाने वाला है, उसमें हम आपको नए साल के लिए कम से कम प्रेरणा स्रोत बने रहे, ऐसे सब लोगों को, अफसर को, डॉक्टर को, एक आम आदमी के लिए ऐसा सहयोग करना चाहिए ताकि आदमी व्यवस्थाएं सुधरें। यहाँ मैं प्रधान जी आपसे जानना चाहूँगा, ये जो सिलेक्शन है अभी, जैसे मैंने आपसे चर्चा की, शहडोल में 2 लोगों को हटाया, CMHO और अधीक्षक को, उनकी जगह एक नेत्र चिकित्सक रख दिया, एक डेंटल सर्जन रख दिया। आप क्या लगता है ये दोनों ऐसी नियुक्तियाँ अगर होंगी, पैसे ले दे के आरोप लग रहे हैं हालांकि कांग्रेस की तरफ से, तो इससे कुछ भला होगा? देखिए, बेसिकली दोनों पद एडमिनिस्ट्रेटिव पद हैं। बिल्कुल। अब एडमिनिस्ट्रेटिव पद का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि IAS को बिठा दो या डिप्टी कलेक्टर्स को बिठा दो, क्योंकि वो भी उससे भी टकराव हो जाता है। बिल्कुल। और इसमें जो विशेषज्ञ होते हैं वो विशेष रूप से नाराज हो जाते हैं। बिल्कुल। पर विशेषज्ञों को भी अपने चाल चरित्र और उसमें सुधार लाना होगा। नहीं, पर अगर जैसे भोपाल की हम बात करें, कोरोना यहाँ फैल रहा है और सीओर से ले आए डॉक्टर प्रभाकर तिवारी को, बाल रोग विशेषज्ञ, कहने लगे साहब ये देखेंगे कोरोना। अब जिस दिन से बने हैं कोरोना कंट्रोल में ही नहीं हो रहा है। पूरे देश में सर्वाधिक जो मरने वालों का आंकड़ा है वो भोपाल और इंदौर का है। तो ये अच्छा डिसीजन कहा जाएगा? इससे तो वो डेहरिया अच्छा था जो काम तो कर रहा था कम से कम। देखिए, बेसिकली अगर आप किसी विषय के विशेषज्ञ डॉक्टर को एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर बैठाते हो तो 2 नुकसान होते हैं। एक तो विशेषज्ञ के रूप में उसका कमी हो जाती है, जो इस्तेमाल होना चाहिए उसकी कमी हो जाती है। और जो जनरल MBBS को एडमिनिस्ट्रेटर, इनकी एक अलग सर्विसेज हैं जो हेल्थ सर्विसेज कहलाती हैं, उसके अधिकारी ही पोस्ट होना चाहिए। तो वो मेडिकल कैडर से होते जरूर हैं, पर स्पेशलिस्ट सेवाएं उनकी नहीं होती है। बिल्कुल। पर ये जो चल रहा है अभी, जैसे ये कोरोना का तो आपने देख ही लिया कि 3 मौतें हो गई जरा सी लापरवाही के कारण। उसी तरीके से भोपाल की अगर बात करें तो जो गर्भवती महिलाएं हैं वो सब चिल्ला रही हैं, जो बच्चियां हैं वो सब चिल्ला रही हैं, क्योंकि उनको जो आयरन और फॉलिक एसिड की जो गोलियां बांट दी गई हैं वो नकली टाइप की बांट दी। उसमें 100 मिलीग्राम आयरन होना चाहिए, उन्होंने 60 वाले ही बंटवा दिया। उन्होंने कहा जो है वही खा लो कहना। देखिए, ये एक दूसरा स्कैम है। ये जो मेडिकल परचेज होती है गवर्नमेंट की, उसमें ये जो ठेकेदार हैं और वहाँ का जो स्टोर्स इंचार्ज होता है और जो एक पर्टिकुलर कोई एक डॉक्टर होता है जो सर्टिफाई करता है, वो तीनों मिल जाते हैं और इस तरह की सप्लाई होती है। और इसकी सज़ा नहीं है, क्योंकि जो कट होता है, मनी कट, वो नीचे से लेके ऊपर तक पहुंचता है। बहुत बढ़िया बात। यहाँ मैं आपसे जानना चाहूँगा अविनाश जी कि ये स्वास्थ्य विभाग की जो पोल है वो दर्शकों को नज़र आ रही होगी, क्या इसमें कोई सुधार का तरीका है या सब कुछ ऐसा ही चलता रहेगा? इधर से भाषण चलेंगे, उधर से वो सुन लेंगे, उधर फिर वो नोटिस पे नोटिस चलेंगे, उधर वो सस्पेंड कर देंगे, हो गया काम? नहीं, इसमें जो हमें आपने बताया, प्रधान साहब ने बहुत अच्छी बात की, जो एडमिनिस्ट्रेटर की जगह जो अपन स्पेशलिस्ट आदमी को करेंगे तो एक तो वो उसका वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, है ना, आम आदमी को वो सुविधा नहीं मिलेगी। तो एडमिनिस्ट्रेशन अलग होना चाहिए। पहले भी ऐसा था, ऐसा नहीं है कि था। और एक बार मीडिया में एक बार हमें अच्छे से याद है कि कौन वो था, उसका इंचार्ज नहीं मालूम, उसने एक एक्स आर्मी के ऑफिसर्स को एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रखा था और वहां से फिर निकलना, जो इधर से निकलने का मामला था, उसने ऐसा बंद किया, उसमें काफी प्रॉब्लम्स हुई लोगों को, वहां के जो आसपास के लोग जो वहां से शॉर्टकट करके जाते थे, और अच्छा इंतजाम भी था। अब इसमें मॉनिटरिंग डायलॉग से नहीं होती, मॉनिटरिंग उस भूमि पे जाके, मतलब हिमीदिया के चारों तरफ रख के वहां का इंचार्ज आदमी कौन, क्या, किसको क्या प्रॉब्लम है वो देखे, तो हड़बड़ी हो सकती है। और उसमें आदमी तो वो भी है जो डॉक्टर है, तो उनको ये समझना चाहिए जब अपना आदमी की मौत होती है तो कैसा लगता है,
और जो दूसरे की होती है तो आपको कोई असर नहीं पड़ रहा है। ये जो एक तरह से गलत भावना आदमी के अंदर नहीं, पर इसमें आप इस व्यवस्था को कैसा मानते हैं कि जितने नेता थे भोपाल के, चाहे वो मंत्री स्तर के हों, चाहे वो वार्ड स्तर के हों या अफसर हों, सब ने अपना इलाज कराया प्राइवेट जो अस्पताल थे उनमें, और जनता के भरोसे, जनता को छोड़ दिया है इन सरकारी अस्पतालों के भरोसे। तो ये ठीक है क्या व्यवस्था? देखिए, इसके पहले एक एक्स मुख्यमंत्री थे जिन्होंने मीडिया में एक ऑपरेशन कराया था। उन्होंने एक जनता को एक अच्छा वो दिया था, संदेश दिया था, और अपने जो आज अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं उनको भी ऐसा एक संदेश देना चाहिए था। वो नहीं हो पाया किसी कारणों से, जो भी रहा हो, वहाँ पे कोरोना की व्यवस्था नहीं हो या जो भी हो, जो उन्होंने विचार अपने मन में लाया हो। मगर जो आपका कहना है वो बिल्कुल सही है कि मीडिया में जब तक अफसर नेतागण एडमिट नहीं होंगे और जब तक वहाँ के जो फोकस है, डॉक्टरों का फोकस नहीं होगा, जब तक वहाँ का सुधार होना नामुमकिन नहीं। पर अगर पोस्टिंग्स ऐसे की जाएंगी पैसे ले लेकर या राजनीतिक रसूख पर, तो व्यवस्था कैसे सुधरेगी? काबिलियत के आधार पर तो हो ही नहीं रही। बहुत अच्छी बात की, सीओर का आदमी जब भोपाल आता है तो उसको समझने में 6 महीने लगेंगे। 6 महीने तक का तो काम खत्म हो ही चुका है। इसीलिए आप देखिए, जब से उसने ज्वाइन किए, जब सबसे ज्यादा बढ़ रहे जो इसके एक्स थे पहले जो मौजूद थे, उन्होंने कंट्रोल कर लिया था और 135 से 133 आने लगे थे। जैसे ही इनको किया तो 300 से ऊपर आंकड़ा चला गया और अभी तक संभलना मुश्किल हो रहा है ना। तो इसमें क्या है कि उस आदमी ने जो ब्लूप्रिंट्स बनाए थे, जो उसने एक ब्लूप्रिंट्स बना के कॉम्बिनेशन किया था, वो इनको समझने में टाइम लगेगा। और जब दूसरे आदमी पर आप थोपते हो तो वो आदमी अपना पूरा पर्चा लेके घर चला जाता है। ये भी उसमें एक माइनस पॉइंट है, क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि आपको कुर्सी पे तो बैठा देगा, और जो उसका ग्राफिक थी प्रॉपर वो आपको थोड़े देगा, क्योंकि वो तो आप हेड हो जाओगे, तो वो क्यों देगा? तो ये जो एक आपस में नहीं, तो क्या इसको मुख्यमंत्री या बाकी के मंत्री समझ नहीं पा रहे, या वो भी सब चीज़ों को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं? असल में क्या है, इसमें फोकस की बात है, क्योंकि क्या है, चाहे मुख्यमंत्री जी हो चाहे स्वास्थ्य मंत्री हो, इनको फोकस प्रॉपर तो कितना करें, रोज मीटिंगें कर रहे हैं शिवराज जी, तो मीटिंग से तो कुछ नहीं होगा। मॉनिटरिंग वर्किंग, एक जैसे जब किसी में इमरजेंसी लग जाती है देश में या किसी हालत में, तो वैसी एक किट बनाना पड़ेगी, वो किट मॉनिटरिंग करेगी और इनको बताएगी, तब होगा। और उसकी बात पर इनको मानना पड़ेगी। ऐसा नहीं कि वो हमारा आदमी है और हमने उसको ऐसा किया था, ऐसा नहीं होगा। और इसी तरह से, इसी वजह से जो हो रहा है, जो आप कह रहे हो बहुत अच्छी बात है कि आप कैसे कोई दे के आया नहीं दे के आया, जो भी है एकदम से चेंज हुआ, और उसको कोई भी जगह आदमी समझने में 6 महीने तो लग ही जाते हैं। 6 महीने में तो आदमी प्रधान साहब, ठीक बात है। प्रधान साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बीजेपी में ये बार बार कहा जा रहा है बिना लेन देन की पोस्टिंग हो रही है, पर दिखने में तो ये आ रहा है कि ऐसे ऐसे नमूनों की पोस्टिंग हो रही है कि जिससे सिस्टम पर ही सवाल उठ रहे हैं अब तो। देखिए, ये आरोप लेन देन या बिना लेन देन, इससे ये यथार्थ नहीं है। यथार्थ ये कि काम में कितनी चुस्त प्रशासन हुआ, या डॉक्टर्स कितने चुस्त दुरुस्त हुए, या जनता को कितना लाभ मिला। भाई देखिए, पर वो भी नहीं मिल पा रहा ना अब। हाँ, जैसे अगर आपने भोपाल में चेंज किया सीएमएचओ को, आप सीओर से उठा लाए किसी को या विदिशा से उठा लाए, तो वो व्यवस्था तो नहीं सुधरी और जनता उसका खामियाजा भुगत रही है। हाँ, वही मेरा मतलब है कि अल्टीमेटली नेता का लक्ष्य होना चाहिए जनता को लाभ जल्दी मिले और ठीक मिले। ये नहीं किसको बैठाया किसको नहीं बैठाया, नहीं जैसे सीओर वाला नहीं ठीक कर रहा तो और आप और अच्छा आदमी लाइए, पर जनता को लाभ मिले। बहुत बढ़िया। यहाँ मैं आपसे जानना चाहूँगा अविनाश जी कि जो सरकारी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उस पर लाखों करोड़ों रुपए जनता का व्यय होता है और उसके बाद भी किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। हर व्यक्ति एक दूसरे को नोटिस दे के अभी निकल लेगा। और जैसा अभी मैंने आपको बताया 3-4 साल पुरानी घटना थी, उसको भी आपने देखा होगा, एक महिला का शव उतर गए, उन्होंने कहा साहब इनका हटा इनको हटा और अब व्यवस्था सुधर जाएगी, पर वो व्यवस्थाएं सुधरने का नाम नहीं ले रही हैं। तो क्या नेताओं की भी यही मंशा है कि बस कमाओ खाओ निकल लो, कहाँ ज़्यादा चक्कर में पड़ो जनता? इसमें क्या है, आपने बहुत अच्छी बात की। आप देखिए, करोड़ों अरबों रुपए खर्च होता है स्वास्थ्य विभाग में,
स्टेट वर्सेस में, और किसी भी डॉक्टर की तनख्वाह 1.5 से 2 लाख रुपए से कम नहीं है, ठीक है ना, और वो शाम के अपना प्रैक्टिस भी करता है। मगर मेरा ये कहना है कि भाई आप कुछ भी करो, अपनी जो ड्यूटी है वो यदि वो कायदे से निभाए तो आम जनता को लाभ होगा। अब जैसे आप किसी भी औचक आप निरीक्षण करें, कभी भी जो सीनियर डॉक्टर है वो चैम्बर में मिलते ही नहीं, है ना, वो कहेगा साहब के यहाँ गए, साहब का टाइम निश्चित रहो कि भाई इस समय साहब से मिलोगे आप, है ना, ये थोड़ी गए आदमी जब डॉक्टर को दिखाने गया तो साहब के पास है। तो ये जो प्रॉब्लम्स है इसमें वो बहुत जरूरी। चलन जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये बहुत वाजिब सवाल उठाया अविनाश जी ने कि पूरी मशीनरी में ये सिस्टम चल रहा है कि साहब मीटिंग में है। अब मीटिंग के नाम पर कलेक्ट्रेट में जाए तो वो किसान वहाँ घूम रहा है, उसका वहाँ ना कोई नामांतरण हो रहा है, ना उसका जिसको कहें खसरा खतौनी नकल चाहिए तो वो नहीं मिल रही है, या छोटे प्रमाण पत्र बनाना है वो नहीं मिल रहे हैं। अगर हम स्वास्थ्य सेवाओं की बात कर लें तो वहाँ भी यही स्थिति है, डॉक्टर नहीं है कि ले साहब भ्रमण पर हैं, हो गया काम। ये मतलब सिस्टम कब सुधरेगा, इस पर ध्यान नहीं है क्या नेताओं पर? देखिए, अल्टीमेट ब्लेम तो अपन नेताओं को कर देते हैं, पर एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, एक सिस्टम मतलब जो पीएस है हेल्थ, बिल्कुल सही, हाँ, या मेडिकल एजुकेशन का जो पीएस है, ये क्या इतने ऊंचे आइवरी टावर्स में बैठ गए हैं कि जनता की जो रोज अखबारों में शिकायत छपती है या आप लोग मीडिया वाले उसको हाईलाइट करते हैं, नहीं कर रहे ना। आप देखिए, आज हम कोई खबर निकालें, पीएस को पता नहीं है, वो अपनी मस्ती में मस्त है, सेक्रेटरी वेक्रेटरी का तो पूछे ही मत आप, और बाकी कमिश्नर तो ना सतपुड़ा में बैठ रहे, ना कहीं बैठ रहे, पता नहीं कहाँ बैठ रहे हैं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तो क्या ये बीजेपी संगठन में ये बात नहीं उठती कि साहब सबसे पहले तो ऊपर की हायरार्की को सुधारने की ज़रूरत है? जब ऊपर के ही लोग कोरोना के नाम पर जो है ऐश कर रहे हैं तो बाकी का निचले स्टाफ क्यों नहीं करेगा? देखिए, इसमें एक एडमिनिस्ट्रेटिव खामी भी है कि हर आईएएस आईपीएस अधिकारी की सीआर सिर्फ चीफ मिनिस्टर लिखता है, तो मंत्रियों के आदेश का उतने ईमानदारी से पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। मंत्री नाराज हो, मुख्यमंत्री खुश रहना चाहिए। तो अधिकांश अधिकारी मुख्यमंत्री को खुश करने में लगे रहते हैं, और वैसे जो कैबिनेट का फॉर्मेशन है उसमें कहते हैं कि चीफ मिनिस्टर इज फर्स्ट अमंग इक्वल्स, मतलब सब मंत्री बराबर हैं। और रूल बुक ये कहती है कि मंत्री के आर्डर को अगर सेक्रेटरी ना माने तो इट शुड बी रिकॉर्डेड इन द कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड्स ऑफ द सेक्रेटरी। पर ये लिखने का अधिकार सिर्फ मुख्यमंत्री के कारण ये जो टॉप रैंकिंग ऑफिसर्स हैं वो अपने मंत्री की कदर नहीं करते। बहुत बढ़िया। यहाँ मैं अविनाश जी आपसे जानना चाहूँगा, क्या वाकई हायरार्की में सुधार का यही तरीका है कि सबसे पहले गंगोत्री को साफ किया जाए, जहाँ से ये अव्यवस्थाएं निकल रही हैं, मंत्रालय है या मुख्यालय है, वहाँ पे सबसे पहले कसा जाए लोगों को? हाँ, बिल्कुल सही बात की प्रधान साहब ने कि ऊपर से जब चेंज होगा जब नीचे तक होगा। अब नीचे से ऊपर नहीं जाता, ऊपर से नीचे आएगा जो फार्मूला है। और उसमें क्या है कि भारी चेंज करने से और सतर्क, इसमें क्या हो रहा है कि जैसे कोई हो गया, उन्होंने सबको हटा दिया, उसको वो कोई स्थायी हल नहीं है, कोई भी हल नहीं। और इसी वजह से लोग सोच लेते हैं कि ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे, ट्रांसफर, तनख्वाह तो मिल ही रही है ना, तो उनके अंदर वो भय खत्म हो चुका है। बिल्कुल। और भय को व्याप्त करने के लिए आपको 2-4 कड़े कदम उठाना पड़ेगा, तब जाके भय व्याप्त होगा। बहुत बढ़िया बात आपने कही है। और मेरे पास चर्चा का इतना ही समय था। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। मैं जनता की बात करूं तो निसंदेह जनता इन दिनों परेशान है और बड़े आस से वो ये देख रही है कि कब सीएम शिवराज ऐसा कोई कदम उठाएंगे जिससे ये लगे कि हाँ, प्रिंसिपल सेक्रेटरी से लेके कमिश्नर तक के लोग जो है वो सुधर गए हैं, वो अब अपनी ड्यूटी ईमानदारी से कर रहे हैं, और न केवल वे कर रहे हैं बल्कि निचले स्तर पर भी वे उसका पालन करवा रहे हैं। क्योंकि हो तो यही रहा है कि जो सिस्टम है उसमें अव्यवस्थाएं बढ़ती चली जा रही हैं। सीएम निर्देश देते हैं और निर्देश जो है एक दूसरे से बाईपास होकर जब नीचे तक पहुंचते हैं तब तक वो बेअसर हो जाते हैं।
और इसमें कोई एक उदाहरण काम करने के लिए नहीं दिया जा सकता। अधिकांश जगह यही देखा जा रहा है कि जब कोई ऊपर से निर्देश आता है, कोई मंत्री कोई बात कह रहा है तो वो सुनी ही नहीं जा रही है। ऐसे में अव्यवस्थाएं तो होना ही है, पर शायद बीजेपी संगठन, खुद मुख्यमंत्री शिवराज इस ओर ध्यान दें, और जब वो ध्यान देंगे तो निसंदेह व्यवस्थाएं सुधरेंगी। जैसा कि उन्होंने कहा भी है कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में कि मैं ये नहीं चाहता कि कॉन्फ्रेंस या बैठकें कर्मकांड साबित हों, जो कुछ उसमें कहा जाए वो पालन भी होना चाहिए। पर यहाँ एक बात और भी उठती है कि उन्हें ये भी तय करना पड़ेगा कि मीटिंगों का समय क्या हो, क्योंकि ज़्यादातर लोग मीटिंगों के नाम पर ऑफिस में ही नहीं बैठ रहे हैं, तो काम क्या करेंगे। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में इतना ही, लेकिन यहाँ विभाग खबरें निरंतर जारी रहेंगी। आप देखते रहिए न्यूज़ ऑब्जर्वर। न्यूज़ ऑब्जर्वर यानी सिर्फ खबर।